अब तक की बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। जल जीवन हरियाली दिवस के मौके पर पटना के अधिवेशन भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि बैठक में कई मंत्री और विभाग के अधिकारी मौजूद रहे, तो सीएम नीतीश कुमार सहित बता दें आपको कि डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे और कई मंत्री भी मौजूद रहे। इस दौरान आपको बता दें कि जल जीवन हरियाली दिवस है आज और इसको लेकर पटना के अधिवेशन भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और बता दें आपको कि इस दौरान सीएम नीतीश कुमार सहित डिप्टी सीएम रेणु देवी और डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद मौजूद रहे और साथ ही विभाग के कई मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। श्री नरेंद्र कुमार अवसर पर जो नीचे जाता है तो कम से कम दक्षिण बिहार में ये बात होती रही है, लेकिन उत्तर बिहार में और खास करके दरभंगा में आज तक कभी इसका नहीं सुना गया और हम लोगों ने पहली बार सुना है कि दरभंगा में भी नीचे गया। तो वैसी स्थिति में अगर जागृति नहीं आएगी और इस पर कोई काम नहीं किया जाएगा तो संकट बढ़ता चला जाएगा। ये पूरे बिहार में जो हरियाली का है आंकड़ा वो कुल कितना था 9%, और अभी आप लोगों ने बताया है अब बढ़ करके 15% हो गया। उस समय हम लोगों ने तय किया था कि 24 करोड़ वृक्ष लगाएंगे और 19 करोड़ से भी ज्यादा वृक्षारोपण। सीएम नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली के बाद कार्यक्रम खत्म हो जाने के बाद पत्रकार से बातचीत में कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर बिहार में पूरी तैयारी कर ली गई है और हम सभी लोगों को वैक्सीनेशन देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि लोग स्वस्थ और सुरक्षित रहें, सरकार इसके लिए कवायद कर रही है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी उन्हें वैक्सीन दिया जाएगा सबसे पहले, और उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत वैक्सीनेशन देने की पूरी तैयारी कर ली गई है। हमारे काम करने वाले लोग हैं, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट, शिक्षा, ये जितने भी हमारे चिकित्सक हैं और दूसरे उनके साथ काम करने वाले लोग हों तो हैं, ये सबसे पहला प्रायोरिटी तो उन्हीं का है। इसके अलावा अन्य सभी लोग, चाहे पुलिस के हो या प्रशासन के हो, वैसे सब लोग और दूसरे तमाम जनप्रतिनिधि लोग, ये सब लोगों को, और उसके अलावा जितने लोग भी जिस इलाके में पीड़ित रहे हैं सब लोगों तक हम लोग कोशिश करेंगे। और आप जानते ही हैं कि एक सेंट्रल गाइडलाइन है, उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। तो जो बात हुई है कि पहले दौर में 50 साल से अधिक उम्र वाले और बाकी जो पीड़ित हैं जो दूसरी उम्र के व्यक्ति हैं, लेकिन आमतौर पर 50 साल से लेकर के उसके ऊपर वाले को सबको करना चाहिए। तो इस पर अधिक बातचीत के साथ हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हमारे संवाददाता अमरगुप बाला। अमरगुप, जानना चाहेंगे जल जीवन हरियाली को लेकर आज पटना के अधिवेशन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो सबसे पहले बात करेंगे जल जीवन हरियाली को लेकर सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्या कुछ सीएम ने आज कहा और साथ ही आगे क्या कुछ रणनीति बनाई गई है जल जीवन के तहत? देखिए साहिबा, क्लाइमेट चेंज से पूरा दुनिया परेशान है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि शायद पहला ऐसा भारत में राज्य है और राज्य के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार ने क्लाइमेट चेंज के बाद बिगड़ती हालात, अगर 10 साल 15 साल के बाद हालात खराब हो गए, उससे पहले इन्होंने यहाँ इस पूरे मामले को समझा और जल जीवन हरियाली को लेकर के एक प्रोजेक्ट बनाया। आपको पता होगा कि पिछले कोरोना से पहले एक बड़ी बैठक हुई थी, हमें याद है कि लगभग 10 बजे 11 बजे के आसपास वो बैठक शुरू हुई थी और रात के 8 बजे तक वो बैठक चली थी, जो जल जीवन हरियाली पर सभी जनप्रतिनिधि सभी अधिकारियों के द्वारा प्रेजेंटेशन दिया गया कि क्या करना चाहिए। आज जल जीवन हरियाली दिवस था, मुख्यमंत्री पहुंचे थे और अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण साहिबा एक और जानकारी कि कोरोना के बाद शायद ये पहला डिपार्टमेंटल कार्यक्रम था जिसमें सामूहिक तौर पर मीडिया को बुलाया गया था और सभी मीडिया की टीम वहां पहुंची थी। मुख्यमंत्री पहुंचे, उसके बाद मुख्यमंत्री को बताया गया कि कोरोना संक्रमण में किस तरीके से वृक्षारोपण हुआ, किस तरीके से जल संसाधन विभाग ने काम किए, किस तरीके से पीएचईडी ने काम किया, किस तरीके से वन पर्यावरण विभाग ने काम किया। कई अधिकारियों का प्रेजेंटेशन हुआ। उसके बाद ग्रामीण विकास के जो मंत्री हैं उन्होंने भी कहा कि हम जब युगांडा गए थे तो उस युगांडा में इस पूरे प्रोजेक्ट की जल जीवन हरियाली की कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन का जो कार्यक्रम था उसमें तारीफ हुआ, तो निश्चित तौर पर सबों ने अपनी अपनी बात कही। मुख्य सचिव ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। मुख्य सचिव ने कहा कि हमने कभी सोचा नहीं था कि कोरोना संक्रमण में भी पौधारोपण इतना ज़्यादा होगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आप सचेत रहें और कहीं ना कहीं जो नीतीश माननीय मुख्यमंत्री का प्रोजेक्ट है उसको सफल बनाना है। ये 24 साल से ज्यादा का प्रोजेक्ट है, आपको पता होगा साहिबा जी। लेकिन जब मुख्यमंत्री आए तो मुख्यमंत्री का विजन बहुत क्लियर होता है, आपको पता होगा। अधिकारियों को एक विशेष निर्देश दिया गया है, हर महीने के पहले मंगलवार को
जनता से इंटरेक्ट होंगे पूरे बिहार के अधिकारी, और वो जल जीवन हरियाली को लेके उनसे उनकी बातों को भी सुनेंगे, और सरकार का जो गाइडलाइन, सरकार का जो कह सकते हैं कि सोच है, सरकार जो काम कर रही है उसके बारे में उनको बताएंगे, और उनमें क्या सुधार की जरूरत है उसके बारे में निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एक गाइडलाइन जारी होगी। साथ ही मुख्य सचिव को यह भी कहा गया कि किस तरीके से अधिकारी काम करेंगे उस पर आप विशेष ध्यान रखें। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस साल 5 करोड़ से ज्यादा पौधारोपण का कह सकते हैं कि लक्ष्य दिया गया है जी, कि इससे कम पौधारोपण नहीं, इस साल कम से कम 5 करोड़ का पौधारोपण, 5 करोड़ से तक एक लिमिटेशन दिया गया मुख्यमंत्री के द्वारा कि करें। तीसरा, सोशल मीडिया के बारे में मुख्यमंत्री ने आज बहुत महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म अच्छी चीजों के लिए नहीं है, वहां गलत और जो गड़बड़ चीज है वो ज्यादा चलती है। इसीलिए अधिकारियों को उन्होंने विशेष निर्देश दिया कि जितने भी अधिकारी आज के बाद जल जीवन हरियाली को लेकर के कार्यक्रम में जाएंगे, वहां फोटो बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे और उसे अपलोड करेंगे सरकार के वेबसाइट पर, उसे अपलोड करेंगे। सोशल मीडिया के कई विंग है उस पर, और लगातार अपलोड करेंगे। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर जब तक सही चीजें लगभग लगातार जाती रहेंगी तब लोगों को विश्वास होगा कि ये सही है। उनका कहना है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग लोग गड़बड़ चीजों के लिए कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण की उन्होंने बात कही, हमने इस तरीके से काम किया, पूरा कोरोना संक्रमण के बारे में उन्होंने कहा। महबूबे एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, जिस प्रकार से आपने कोरोना संक्रमण की बात की, सीएम नीतीश कुमार ने जहां पर जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के बाद कोरोना को लेकर भी कहा कि टीकाकरण जल्द ही किया जाएगा, सबसे पहले जो स्वास्थ्य कर्मी है उनको टीकाकरण किया जाएगा, और साथ ही उन्होंने एक अहम बात ये भी कही कि लगातार जो जनता दरबार लगाए जाते थे सीएम नीतीश कुमार की, जहां पर लोग पहुंचते थे अपनी फरियाद लेके, उसकी भी शुरुआत जल्द ही की जाएगी। हाँ, निश्चित तौर पर 2 बड़ी खबर और है जल जीवन हरियाली के बाद। एक तो यह है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के दरबार में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होने जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम इसकी बहुत जल्द शुरुआत करेंगे और हम आपको इसकी जानकारी देंगे। दूसरा, उन्होंने कहा वैक्सीनेशन पर कि बिहार सरकार ने वैक्सीनेशन देने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों में, प्रखंड में बिल्कुल मॉनिटरिंग सेल बना दिया गया है, अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं, और वैक्सीनेशन का काम 5 से 6 महीने तक हो जाना चाहिए। उन्होंने ये कहा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो पहले हेल्थ वर्कर हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, एएनएम है और फ्रंट लाइन के वर्कर हैं, पहले उनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा। जो 50 साल से ज्यादा उम्र के हैं उनको दिया जाएगा। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण यह है कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर के जो लगातार आरोप आ रहे हैं उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, कुछ लोगों को आदत है फोटो खिंचाने की और खबर छपाने की, ये उसी का परिणाम है। हालांकि मुख्यमंत्री वैक्सीनेशन पर मुख्यमंत्री ने बहुत ही स्पष्ट बातें कही। मुख्यमंत्री ने यहां तक कह दिया कि बिहार के लोग घबराए नहीं, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, उसके लिए सरकार ने पूरे इंतजाम कोरोना के संक्रमण के दौरान भी किए थे। अभी भी सरकार लगातार उनको गाइडलाइन जारी कर रही है कोरोना से किस तरह बचे। खास करके उन्होंने कहा कि रूरल इलाकों में लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिया है, ये गलत है। उन्होंने अपील किया लोगों से कि अब रूरल इलाके के जो लोग हैं वो बिल्कुल मास्क पहने, सुरक्षित रहें। उन्होंने ब्रिटेन से जो नए स्ट्रेन ब्रिटेन में हुए हैं उसको लेकर के जो कुछ लोग आए उन पर भी उन्होंने अपनी बात कही। तो बिल्कुल आज का जो जल जीवन हरियाली का कार्यक्रम था, तो मुख्यमंत्री ने कोरोना से लेकर जल जीवन हरियाली, वैक्सीनेशन और जनता के दरबार में मुख्यमंत्री तक की बातों पर अपना रुख, अपनी सरकार का रुख बिल्कुल स्पष्ट कर दिया और कहा कि जनता सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। इसको लेकर के सरकार दृढ़ संकल्प है और पूरी तैयारी कर ली गई है। और वैक्सीनेशन का काम जैसे ही केंद्र सरकार के द्वारा वैक्सीन दिया जाएगा, वैक्सीनेशन का काम यहां शुरू कर दिया जाएगा। इसीलिए पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है और निश्चित तौर पर कोरोना जो गाइडलाइन है उसका पालन करें, सैनिटाइज करें अपने हाथों को, हाथ धोएं और कम से कम निश्चित तौर पर रूरल इलाके के लोगों से उन्होंने अपील किया कि आप मास्क पहन करके निश्चित तौर पर रहें। साहिबा, बिल्कुल मरगो, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत सीएम नीतीश कुमार रूबरू हुए और साथ ही उन्होंने कई अहम बातें कही, जहां पर सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कही कि जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन जो है तमाम लोगों तक पहुंचाया जाएगा। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मी जो है उन तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाई जाएगी और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री का जो जनता दरबार लगता था वो लगाया जाएगा, इसकी घोषणा की जाएगी। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह जदयू कार्यालय पहुंचे और जदयू कार्यालय में कार्यकर्ताओं से
मुलाकात की। बता दें आपको कि पार्टी से संबंधित विषय पर चर्चा हुई और साथ ही 9 जनवरी को प्रदेश पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक होगी और 10 जनवरी को राज्य कार्यकारिणी की बैठक होगी। इसको लेकर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष ने तैयारी की समीक्षा की। तो ये तस्वीरें जदयू कार्यालय की, जहां पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह जदयू कार्यालय पहुंचे और तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। आपको बता दें कि 9 और 10 जनवरी को जदयू की अहम बैठक है, जिसको लेकर तमाम तैयारियों की समीक्षा की जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह जदयू कार्यालय पहुंचे थे और बता दें आपको कि जदयू के जो कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात की और 9 और 10 जनवरी को जदयू की अहम बैठक है, जिसको लेकर तमाम तैयारियों का समीक्षा किया गया। तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह जदयू कार्यालय पहुंचे थे। आपको बता दें कि जदयू कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, पार्टी से संबंधित विषय पर चर्चा हुई और 9 जनवरी को प्रदेश पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक होगी और 10 जनवरी को राज्य कार्यकारिणी की बैठक की तैयारी की समीक्षा की गई। तो जदयू की अहम बैठक 9 और 10 को अहम बैठक होगी, जिसको लेकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह जदयू कार्यालय पहुंचे और तमाम तैयारियों की समीक्षा की। तो सीधा रुख करते हैं न्यूज रूम का, जहां पर हमारे साथ हमारे बिहार ब्यूरो चीफ अशोक मिश्र जुड़ चुके हैं। अशोक जी, जानना चाहेंगे, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष फॉर्म में आ चुके हैं और जदयू कार्यालय पहुंच जो 9 और 10 को बैठक होने वाली है, उसको लेकर समीक्षा की। बिल्कुल, देखिए साहिबा, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आरसीपी ने संगठन को मजबूत करने के लिए एक तरह से अभियान शुरू कर दिया है और यही वजह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद भी आरसीपी अभी सबसे पहले बिहार में और प्रदेश जदयू कार्यालय में दे रहे हैं और लगातार वो बैठकों का आयोजन कर रहे हैं। और आज भी इसी सिलसिले में वो जदयू के प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ बैठक की, लोगों से मुलाकात की और फिर रणनीति बनाई। असल में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म होने के बाद अब जदयू की प्रदेश इकाई का पुनर्गठन आवश्यक है और इसके लिए जदयू के जो प्रदेश स्तर के नेता हैं उनको वो जो जिम्मेवारी मिलने वाली है, जैसा कि जदयू ने संकेत दिया है कि इस बार प्रदेश में युवाओं की टीम मजबूत होगी और नए चेहरों को भी शामिल किया जा सकेगा। तो वैसी परिस्थिति में जदयू के प्रदेश इकाई का पुनर्गठन होना है और वैसी परिस्थिति में जिनके ऊपर जिम्मेवारी दी गई जाएगी उसके लिए उनको पूरी तरह से कह सकते हैं कि उनके बारे में जानकारी ली जा रही है, उनके संगठन की क्षमता को देखा जा रहा है और फिर 1 to 1 आरसीपी लोगों से बात भी कर रहे हैं। दरअसल आरसीपी का यह अभियान है कि किसी भी कीमत पर अब जदयू को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित किया जाए और इसीलिए आरसीपी बार बार कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले बिहार में पार्टी की स्थिति मजबूत हो और उसके बाद बगल के जो पड़ोसी राज्य हैं, जो पश्चिम बंगाल में चुनाव है वहाँ भी जदयू अपना उम्मीदवार उतार रही है। उसके बाद जदयू का अगला कदम उत्तर प्रदेश है, जहाँ पश्चिम बंगाल के बाद चुनाव होने हैं, तो वहाँ भी जदयू अपना पैर पसारना चाह रही है। और 24 जनवरी को जो कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई जाती है वो तो उस का आयोजन इस बार जदयू चाह रही है कि लखनऊ में किया जाए। यानी कि कह सकते हैं कि अति पिछड़ों की जो राजनीति है उस राजनीति को और विस्तार रूप देना चाहती है जदयू और यही वजह है कि इस बार कर्पूरी जयंती बिहार के अलावे लखनऊ में भी यानी कि यूपी की राजधानी में भी करने का जदयू का कार्यक्रम है और इसी को लेकर के आरसीपी नेताओं से बात कर रहे हैं। दूसरी बात है कि पार्टी के संगठन में वैसे लोगों को जिम्मेदारी दी जाए जो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सके और आगामी जो भी चुनाव आए उस चुनाव में जदयू का परफॉर्मेंस बेहतर हो, इसके लिए आरसीपी अभी से ही कवायद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के अशोक जी। तो आपको बता दें कि खबर पटना से, जहां पर जदयू कार्यालय पहुंचे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह और अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। फिलहाल खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, या रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बात सीएम के काफिले पर हमले की। झारखंड की राजधानी रांची में किशोरगंज चौक पर सीएम के काफिले को क्लियरेंस देने को लेकर शाम 5:30 बजे के करीब जमकर बवाल हुआ। जानकारी के मुताबिक अल्बर्ट का चौक की तरफ भारी संख्या में लोग जा रहे थे, इसमें महिलाएं भी थी। इसी बीच सीएम के काफिले को क्लियरेंस देने के लिए पुलिस की जिप्सी किशोरगंज चौक पहुंची और वहां भीड़ देखते ही पुलिस सख्ती के साथ रोड से गुजर रही भीड़ को हटाने लगी। इसी को लेकर विवाद बढ़ गया और किशोरगंज चौक
चौक पर तैनात ट्रैफिक और अन्य पुलिसकर्मियों के साथ लोगों की झड़प हो गई। इसी बीच सीएम का काफिला भी पहुंच गया। जानकारी के मुताबिक आक्रोशित भीड़ की तरफ से काफिले पर पत्थर फेंका गया। पुलिस ने भीड़ को रोककर सीएम के काफिले को डायवर्ट कर दिया। इस दौरान हरमू रोड पर काफी देर तक बेसन जाम लगी रही और जानकारी के मुताबिक कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई हैं। इन्हें अस्पताल भेजा गया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और हरमू रोड पर आवागमन बहाल कर दिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीएम के काफिले पर हमला किया गया और पुलिस और लोगों के बीच झड़प हुई, जिस दौरान सीएम का काफिला पहुंचा और सीएम के काफिले पर हमला किया गया। जो भी गुंडागर्दी किया, हमारे पुलिसकर्मी घायल हुआ, एक इंस्पेक्टर को ऑलमोस्ट जान मार दिया। इनको मैं बताना चाहूंगा, इन लोगों के पीछे ताकतों को, कि हम लोग बिल्कुल आयरन हैंड से कुछ लेंगे, समझे ना? कोई ताकत नहीं रोक पाएगा। सर लास्ट क्वेश्चन सर, क्या लगता है कि सर साजिश थी क्या मुख्यमंत्री की मारने की? पूर्ण रूप से साजिश। और एक मूर्ख लोग नहीं समझ रहा है कानून की ताकत क्या होती है। इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ रांची संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, जानना चाहेंगे सीएम के काफिले पर हमला किया गया, आखिर क्या वजह रही जिस वजह से ये हालात पैदा हुए, और साथ ये पूरा मामला जरा विस्तार से बताएं। यदि पूरे मामले की बात करें तो अब कहीं ना कहीं राजनीति गर्म हो गई है, जहां एक और बीजेपी आरोप लगा रही है पुलिस प्रबंधन पे कि पुलिस के नाकामी के कारण यह घटना घटी है। और यदि पूरे मामले की बात करें तो यह पूरा मामला एक दिन पहले का है, कह सकते हैं रांची से सटा हुआ है और मांझी, जहां पे एक लड़की की नृशंस हत्या कर दी गई और उसके शरीर को धड़ से अलग कर दिया गया है। उसमें अभी तक धड़ तो जरूर मिल गया है, पर उसका सर अब भी पुलिस खोजने में नाकाम रही है। इसी को लेकर कल बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन किया गया था। और शाम की बात करें तो सीएम का काफिला प्रोजेक्ट भवन से कांके रोड उनके आवास सीएम आवास तक जा रही थी, जिसके बीच में ही जो कह सकते हैं जो आम लोग थे उन्होंने प्रदर्शन कर रहे थे। उसी प्रदर्शन में उन्होंने सीएम के काफिला को भी आगे नहीं जाने दिया। इसी बीच में पुलिस और जो वहां पे प्रदर्शनकारी थे उनके बीच थोड़ी झड़प भी हुई। अंततः सीएम का जो काफिला था उसे रूट डाइवर्ट करते हुए उन्हें सीएम हाउस तक भेजा गया। और इस कार्रवाई की यदि बात करें तो कहीं ना कहीं पुलिस आरोप लगा रही है, वहीं यदि जेएमएम की सरकार है, जेएमएम के लोग आरोप लगा रहे हैं कि अब पूरी कहानी पहले से रची गई थी कि सीएम के काफिला को रोका जाए और यह बीजेपी के इशारे पर हुई है। और उसके बाद कह सकते हैं पुलिस के द्वारा कई लोगों को इस पर गिरफ्तारी भी हुई है। पर जहां तक अब यदि बात करें तो अब इसमें कह सकते हैं बाबूलाल मरांडी जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और बीजेपी विधायक दल के नेता भी हैं, उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने साफ तौर पे पुलिस और सरकार पे आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जो बेकसूर है उनकी गिरफ्तारी हो रही है और जिस लड़की की हत्या की बात कर रहे हैं उसके जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी तो दूर, उसका जो सर है उसे भी पुलिस अब तक खोज नहीं पा रही है। और सीएम के काफिला रोके जाने पर बाबूलाल मरांडी ने एक बयान दिया है कि इसमें जो भी लोग हैं उन पे कार्रवाई जरूर हो, पर जो बेकसूर हैं उनके ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है वह गलत है। सबसे पहले इसमें अधिकारी और पुलिस विभाग के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से सीएम का काफिला आता है तो उस रास्ते में पहले से भी पायलट वाहन चलती है और जो खुफिया तंत्र है सरकार का वह कहां है। यदि पहले से लोग जमा हुए थे वहां पे तो पुलिस को यह पता होती कि वहां पे लोग पहले से जमा है तो उसको जमा जो लोग थे प्रदर्शनकारी थे उसे पहले हटाते। पर यहाँ तो पुलिस महकमा ही बेकार पंगु बना हुआ है। वे सिर्फ कह सकते हैं पैसे की उगाही कर रहे हैं। इस तरह का आरोप जो बाबूलाल मरांडी ने लगाया है, उनका कहना है कि पहले उन अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने एक डीजीपी के बयान की भी कह सकते हैं विरोध जताया है। उसमें उन्होंने कहा है कि जो भी प्रदर्शनकारी गुंडे तत्व के लोग थे उन पे कार्रवाई होगी। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि यह गलत है। प्रदर्शन करना आम लोगों का अधिकार है और उसे कहीं ना कहीं जो पुलिस है उसे छीनने की कोशिश कर रही है। और जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी तो पुलिस नहीं कर पा रही है। यही वजह है कि जो पुलिस विभाग के महकमे
के अधिकारी हैं वह दोषारोपण दूसरे के ऊपर कर रहे हैं, जो प्रदर्शन या अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनका कहना है कि जिस तरह से जो घटना हुई है वो काफी निंदनीय है और जिस तरह से उस लड़की की हत्या भी कर दी गई है वह काफी निशंक देखने को मिला है। और इस सरकार में इस तरह की घटनाएं या फिर महिलाओं के साथ जो बलात्कार की घटना है वह लगातार बढ़ रही है, उसमें सरकार अंकुश नहीं लगा रही है, पर जो लोग अपनी जो विरोध प्रकट कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी कर वे उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल संदीप, अगर पूरे मामले को देखें तो जहां पर सीएम के काफिले पर हमला किया गया और सीएम जहां से गुजरे पहले से ही वहां पर लोग जो है धरना पर बैठे थे और लोग काफी आक्रोशित थे। अगर देखा जाए पूरे मामले को तो कहीं ना कहीं प्रशासन की कहें कि कार्यशैली पर सवाल खड़े उठ रहे हैं। सही कहा, क्योंकि जो विपक्ष है वह भी ये आरोप लगा रही है कि सीएम किसी जाति या किसी धर्म से नहीं आते हैं, वो पूरे राज्य के मुखिया होते हैं। जो घटना घटी है उसमें गिरफ्तारी तो दूर और उसमें जो जांच होना चाहिए वह भी अभी तक नहीं हुआ है, ना ही उस लड़की का सर अब तक पुलिस ने बरामद किया है। तो ऐसे में डीजीपी के द्वारा यह जो बयान दिया गया है कि आयरन हैंड है हमारा, और जो भी कल प्रदर्शनकारी जो गुंडे तत्व के लोग इस प्रदर्शन में शामिल थे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, तो बाबूलाल मरांडी ने साफ लफ्जों में यह प्रश्न खड़ा किया है कि वहां पे आपका आयरन हैंड कहां चला जा रहा है। जब एक कह सकते हैं लड़की की बलात्कार हो जाती है, उसकी हत्या हो जाती है, उसके सर को धड़ से अलग कर दिया जाता है, अब तक पुलिस उसके सर को नहीं खोज पा रही है, तो आखिर उस आयरन हैंड का उपयोग पुलिस विभाग वहां पे क्यों नहीं कर रही है। जी बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि सीएम झारखंड के सीएम के काफिले पर हमला किया गया और बता दें आपको कि रांची का मामला, रांची के किशोरगंज का मामला जहां पर झारखंड के सीएम के काफिले पर हमला किया गया और फिलहाल प्रशासन पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी है और तमाम जो धरनार्थी है उन्हें पकड़ने की कोशिश करेगी। लेकिन सवाल ये उठता है आखिर कि जहां पर धरना स्थल था, जहां लोग धरना दे रहे थे, आखिर प्रशासन को ये जानकारी नहीं थी कि सीएम जो है पहुंचने वाला है, सीएम का काफिला वहां से गुजरने वाला है। ये जानकारी प्रशासन को कहीं ना कहीं क्यों नहीं थी, ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने बड़ा बयान दिया है। बात करें अगर वो ट्वीट के जरिए उन्होंने बयान दिया है और पद छोड़ने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने पार्टी नेतृत्व से उन्हें इस दायित्व से मुक्त करने और कोई हल्की जिम्मेदारी देने का आग्रह किया है। राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने सोमवार को ट्वीट किया और कहा कि निजी कारणों से मैंने कांग्रेस आला कमान से गुजारिश की है कि मुझे कोई हल्की जिम्मेवारी दी जाए और बिहार के प्रभार से मुक्त किया जाए। इसको लेकर कांग्रेस बिहार प्रवक्ता राजेश राठौर ने कांग्रेस बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल के द्वारा ट्वीट कर कांग्रेस आलाकमान से उन्हें बिहार प्रभारी के पद से मुक्त करने की मांग करने की बात पर कहा कि शक्ति सिंह गोहिल कांग्रेस के एक ऐसे नेता है जो जमीनी स्तर के जुड़े हुए कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करते हैं। उनके नेतृत्व में बिहार कांग्रेस 2 चुनाव को देखा है, हार हुई है या जीत, मगर कार्यकर्ताओं का मनोबल जरूर बढ़ा है। वैसे नेता बिहार के प्रभारी रहे या कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इच्छा है। गोहिल साहब कुछ दिनों से बीमार हैं, कोरोना से ग्रस्त रहे, कई इन्फेक्शन से परेशान हैं, लेकिन उनकी इच्छा व्यक्तिगत इच्छा है। गोहिल साहब ने प्रभारी के तौर पे बिहार को बहुत समय दिया, बहुत मेहनत की और परिणाम हो सकता है कि हमारे अनुरूप नहीं आया, तो हार की जिम्मेदारी सिर्फ नेताओं को नहीं बनती है, हम कार्यकर्ताओं की भी बनती है और हम लोग को भी उतनी जिम्मेदारी हार की लेनी चाहिए। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब रहा। इसको लेकर कई तरह के पहले से भी सवाल उठते आ रहे हैं। ऐसे में बिहार कांग्रेस के प्रभारी रहे शक्ति सिंह गोहिल इस पद पर नहीं रहना चाहते हैं। बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने एक बार फिर कांग्रेस आलाकमान से गुजारिश की है कि उनको बिहार के प्रभार से मुक्त कर दिया जाए। कांग्रेस बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी और इसको लेकर जदयू नेता राजीव रंजन ने प्रतिक्रिया दी है। प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने हाईकमांड से बिहार के संगठन की जिम्मेवारियों से मुक्त होने की अपील की है और ये कहा है कि उन्हें निजी कारणों की वजह से कोई लाइट जिम्मेवारी दी जाए। दरअसल ये समस्याओं को दूसरी तरफ मोड़ने की ये कोशिश है। उन्हें ये पता है
कि बिहार में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, बिहार में चरम पर गुटबंदी है, कार्यकर्ता नदारद है, जमीनी तौर पर कोई संगठन बचा नहीं है। चुनाव में करारी पराजय का ठिकरा भी उन्हीं पर फूटने वाला है और इसीलिए उन्होंने इसे बुद्धिमानी के साथ दूसरे कारणों का हवाला देकर खुद को अलग करने की बात कही है, लेकिन इससे कांग्रेस की बिगड़ती सेहत का एहसास उन्होंने जरूर। इस पर अधिक बातचीत के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता गौतम जानना चाहेंगे, कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने ट्वीट कर कहा है कि उन्हें कोई हल्की जिम्मेदारी दी जाए। आखिर इस ट्वीट के क्या मायने हैं और इसको लेकर बिहार में सियासत भी शुरू हो चुकी है? जी देखिए, जिस तरह से बिहार में जो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 और 19 का जो परिणाम रहा, कांग्रेस ने दोनों ही चुनाव में जो प्रदर्शन किया है वो निराशाजनक रहा। शक्ति सिंह गोहिल बिहार प्रभारी के रूप में दोनों चुनाव का नेतृत्व उन्होंने किया है और जिस तरह से रिजल्ट आया उसके बाद जो कहा जा सकता है कि राजद की तरफ से भी सवाल उठ रहे थे कि जो नेतृत्व था या जो उम्मीदवारों का चयन था उन तमाम चीजों में गलतियां हुई हैं और कांग्रेस के भी जो वरिष्ठ नेता हैं उनके तरफ से इन बातों को उठाया गया था। पूरी जिम्मेवारी शक्ति सिंह गोहिल के ऊपर थी। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कांग्रेस से जो है कांग्रेस काला कमान से अपील की है कि वो इस पदभार से उन्हें मुक्त करें और एक सामान्य जो कांग्रेस कार्यकर्ता या नेता की जिम्मेवारी होती है वो उन्होंने बिहार प्रभारी के पद से उन्होंने मुक्त करने की जो मांग की है उसको लेकर राजद की तरफ से भी बयान आया है, जदयू की तरफ से बयान आया है, बीजेपी की तरफ से बयान आया है। राजद सहयोगी दल है तो राजद की तरफ से कहना कि वो उनकी पार्टी है, जो भी रिजल्ट आया उसके लिए सभी लोग जिम्मेवार है, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जितने भी गठबंधन के सदस्य हो। किसी एक व्यक्ति के ऊपर जो इस तरह का अगर कोई आरोप करता तो वो सही नहीं है। जनता ने जो मैंडेट दिया उस मैंडेट से धोखा सत्ता में बैठे हुए दलों ने किया। तीसरी नंबर पर रहने वाले व्यक्ति नीतीश कुमार आज पहले नंबर पर कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इन तमाम चीजों को लेकर आरजेडी का ये उनका समर्थन रहा। वहीं कांग्रेस की तरफ से जो बयान आया है प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर को, उन्होंने कहा है कि बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल जब से बिहार के प्रभार में रहे हैं छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं से भी उनकी मुलाकात होती, बात होती, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है। भले रिजल्ट खराब आया हो मगर जो उनका व्यवहार और जो पार्टी के प्रति काम करने की समर्पित भावना दिखी है वो कांग्रेस बिहार के कार्यकर्ताओं में जो एक अच्छा जो कहा जाता है मैसेज देने का काम है। वहीं सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो बीजेपी जदयू की तरफ से निशाना साधा गया। बीजेपी की तरफ से निखिल आनंद ने कहा है कि जमीन नहीं बची है कांग्रेस की और इसी को देखते हुए जो तीसरे और चौथे नंबर पर पार्टी कांग्रेस का हिलाने लगी है राज्यों में, उसको लेकर कांग्रेस के नेता भी जो है अब इससे अपने आप को दूर रखना चाहते हैं और पार्टी से दरकिनार। बिल्कुल गौतम, तो कहें कि एक तरीके से कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल के ट्वीट पर सियासत शुरू हो चुकी है बिहार में। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।